हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं अरविंद आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं आपके इस प्यारे परिवार एसीएस कैरियर इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे, ठीक है, साइंस के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी स्पेशल रेलवे ग्रुप डी के लिए, ठीक है। और ये एक क्वेश्चन जो है आपके 17/9/2018 पहली शिफ्ट के प्रश्न है, ठीक है, जो कि मैंने कल भी करवाया था। तो जो रिमेनिंग क्वेश्चन थे, ठीक है, जो रिमेनिंग क्वेश्चन थे उसको मैं आज करवा रहा हूँ। तो 17/9/2018 के शिफ्ट पहले शिफ्ट के जो क्वेश्चन है उनको मैं करवा रहा हूँ, स्पेशली साइंस के जो भी प्रश्न है। तो प्रीवियस ईयर आप देखिए, उससे आपको बहुत सारा आइडिया लगेगा क्वेश्चन कहाँ से आता है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कि पैटर्न समझ में आएगा पूरी तरह से। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट होते हैं, इस बात को आपने देखा होगा अगर आपने पेपर का एनालिसिस किया है तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो जो पहला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा कि निम्नलिखित में से कौन से तत्व का रासायनिक प्रतीक लैटिन से लिया गया है। अब देखिए, समझिए पहले बात को। हमारे पास अभी आप देखेंगे कि 118 एलिमेंट्स, 118 तत्व हैं। स्टार्टिंग में आप देखेंगे जो तत्व थे, तो तत्व के जो सिंबल हुआ करते थे, तत्व के जो सिंबल थे, उनके जो प्रतीक थे, कभी किसी में स्टार बना है तो कभी किसी में आधा चांद बना है, तो किसी ना किसी तरह से उसको बना दिया जाता था। लेकिन जैसे जैसे हुआ कि एलिमेंट्स नए मिलते गए, नए नए तत्वों की खोज होती गई, तो वहां पर यह समझ में आया कि भैया इन प्रतीकों को याद कर पाना, इन चिन्हों को याद कर पाना बड़ा मुश्किल होगा। तो डिसाइड किया गया कि जो ये तत्व हैं, ठीक है, जो ये तत्व हैं, इनका जो है नाम अंग्रेजी के यानी इंग्लिश के फर्स्ट या सेकंड लेटर से लिखना है, इंग्लिश के फर्स्ट या सेकंड लेटर से लिखना है, या फिर लैटिन, या फिर जो आपकी लैटिन भाषा होती है उसके फर्स्ट या सेकंड लेटर से इसका नामकरण करना है, ठीक है, नामकरण भी और सिंबल भी, ठीक है। चलिए, जैसे अब बात करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर हम बात कर लेते हैं। देखिए, यहां पर हम फिलहाल इसका जो सही जवाब हो जाएगा, हम बात कर लेते हैं आयरन की। अब आयरन का क्यों हो जाएगा समझते हैं। क्योंकि जो आयरन होता है, ठीक है, आयरन मतलब क्या है, लोहा, सभी लोग जानते हो। तो इसका जो लैटिन नाम होता है वो होता है फेरम। क्या होता है, फेरम, जिसको आप क्या बोलते हो, फेरस बोलते हो, जिसको आप फेरस बोलते हो। तो ये लैटिन भाषा से लिया गया है। जैसे अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि जो तत्व हैं कुछ को दिखाते हैं, कुछ ऐसे हैं जो इंग्लिश में और कुछ हैं जो लैटिन से लिए गए हैं। जैसे अपन बात करते हैं हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन जो है, अब आप देखेंगे ये इंग्लिश वर्ड से लिया गया है, तो इसका जो सिंबल है वो पहला वाला लिया जाएगा, यानी कि क्या हो जाता है, एच। हम बात करते हैं हीलियम, एच ई लिया जाता है। तो ऐसे आप देखेंगे, जैसे मैंने लिया नियॉन, तो आप क्या देखेंगे, एन ई। तो ये क्या है, लैटिन भाषा से है। अगर हम बात करते हैं क्लोरीन, ठीक है, यानी जो आपका क्या होता है, सीएल, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि इनके जो नाम है, आप देखेंगे कि वो इंग्लिश के यानी अंग्रेजी के पहले वर्ड से लिए गए। लेकिन हम बात कर ले, जैसे हम बात कर लेते हैं सोडियम, तो आप क्या देख पाते हैं कि सोडियम का जो प्रतीक होता है वो होता है Na। अभी Na कहाँ से पड़ा, क्योंकि अगर आप सोडियम को देखेंगे तो ऐसे लिखा जाएगा। तो वैसे तो सही मायने में इसका प्रतीक SO होना चाहिए था, लेकिन SO नहीं होता है। इसका जो प्रतीक होता है Na, क्योंकि Na जो होता है लैटिन भाषा में क्या होता है, ये नेट्रियम होता है। ये क्या होता है आपका दोस्तों, नेट्रियम होता है, ठीक है, नेट्रियम। तो नेट्रियम जो है वो क्या है, आपका लैटिन भाषा का लिया गया शब्द है। उसी तरीके से हम बात करते हैं जो आपको पोटेशियम होता है, इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो इसको पीओ होना चाहिए वैसे, लेकिन इसको कैलियम कहा जाता है। इसको दोस्तों क्या कहते हैं, कैलियम कहा जाता है। उसी तरीके से हम बात करते हैं, अब आप देख पाएंगे यहाँ पर पोटेशियम का मैंने बता दिया। सोने की अगर हम बात करते हैं, जो सोना होता है, ठीक है, सोना, तो सोना को वैसे तो देखा जाए इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गोल्ड, तो इसका सिंबल जीओ होना चाहिए था, लेकिन जीओ नहीं होता है। इसका जो सिंबल होता है दोस्तों वो होता है एयू। एयू को क्यों होता है, क्योंकि इसको लैटिन भाषा में ऑरम बोला जाता है, ठीक है, इसको लैटिन भाषा में ऑरम बोला जाता है। तो जैसे हम बात करते हैं चांदी की, तो अगर चांदी की बात की जाए, ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात करें चांदी की, तो दोस्तों चांदी का वैसे प्रतीक क्या होता है, आप सिल्वर लिखते हो, ठीक है, चांदी को सिल्वर लिखते हो इंग्लिश में, लेकिन इसका प्रतीक सही मायने में क्या होना चाहिए, एसआई होना चाहिए, लेकिन एसआई नहीं होता। इसका प्रतीक होता है एजी। अब एजी क्यों होता है, क्योंकि एजी जो होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, अर्जेंटम को, यानी लैटिन भाषा में चांदी को क्या बोलते हैं, अर्जेंटम बोलते हैं दोस्तों, ठीक है, क्या बोलते हैं, अर्जेंटम। मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ यहाँ, तो आप ध्यान दें कि मैं क्या लिख रहा हूँ प्रॉपरली, उसको आप नोट कर सकते हैं, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसको आप बाकायदा नोट कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पर इतना अच्छा लिखा नहीं है कि आप जो है स्क्रीनशॉट लेकर के उसको बाद में इधर उधर हो जाएगा। तो मैं जैसे जैसे लिख रहा हूँ आप वैसे वैसे को आप नोट डाउन करते चलेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसी तरीके से हम बहुत सारे हैं, जैसे अगर मैं बात कर लूँ लेड की, तो लेड का होता है, ठीक है, लेड का होता है क्या, तो यह लेड का LE होना चाहिए, क्योंकि इसको LEAD लिखा जाता है। लेकिन इसको प्लम्बम यानी लैटिन भाषा में इसको प्लम्बम कहा जाता है, इसलिए इसको क्या, PB से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिनको लैटिन भाषा में
के पहले लेटर से लिया गया है या फिर इंग्लिश के पहले या सेकंड लेटर से लिया गया है। तो इस बात को आप देख पाएंगे, ठीक है। तो होपफुली दोस्तों आपको ये बातें क्लियर हो गई होंगी। तो आपका जो पहला प्रश्न है, पहले प्रश्न का जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आयरन, ठीक है। ये लैटिन भाषा से लिया गया है और इसका जो सिंबल है वो भी Fe है, वरना तो इसका आप जानते हैं क्या होता है, आई हो सकता था। अब यहाँ पर हम बात करते हैं अगला जो क्वेश्चन दोस्तों, ये बायो से रिलेटेड है। निषेचित अंडाणु युग्मनज स्पेस है, फिर में बोला है कि में प्रत्यारोपित किया जाता है। मतलब निषेचित अंडाणु युग्मनज जो है कहाँ प्रत्यारोपित किया जाता है। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा फिलहाल वो हो जाएगा गर्भाशय, ठीक है, हो जाएगा गर्भाशय। पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर आपसे पूछा जाए कि निषेचन कहाँ होता है, यानी फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कहाँ पर होती है, तो दोस्तों बहुत ये प्रश्न पूछा जाता है। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा फैलोपियन ट्यूब, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब। ये प्रश्न आपके ना जाने कितने एग्जाम में बहुत बार ये पूछा गया है, पूछा जाएगा कि फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, यानी निषेचन की क्रिया कहाँ होती है, तो ये होती है फैलोपियन ट्यूब में होती है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर जब हम बात करेंगे कि फैलोपियन ट्यूब में निषेचन के बाद गठित युग्मनज को गर्भाशय में प्रत्यारोपित किया जाता है और इसके बाद यह भ्रूण के रूप में जानी जाने वाली कोशिकाओं के एक समूह को बनाने के लिए बार बार विभाजित हो जाता और गर्भाशय की गुहा की जो है आंतरिक परत से जुड़ा होता है। यह हर महीने सघन होता जाता है और भ्रूण को पोषण देने के लिए रक्त के साथ संभरण किया जाता है। गर्भाशय की कोशिकाओं को तेजी से विभाजित करके यह कवर हो जाता है और इसी से क्या होता है, आपका जो गर्भ होता है, जो गर्भ होता है वो ठहर जाता है, ठीक है। होपफुली दोस्तों आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी चालक के प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता। तो यहाँ पर हम बात करेंगे तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा दबाव, यानी प्रेशर पे प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा जो प्रतिरोध होता है वो लंबाई के क्या होता है, समानुपाती होता है, यानी R प्रोपोर्शनल L होता है। और इस बात को भी देखा होगा आप लोगों ने कि जो हमारा प्रतिरोध होता है वो क्या होता है, क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अगर इन दोनों को मिलाते हैं तो हो जाता है हमारा R प्रोपोर्शनल L अपॉन में क्या हो जाता है A, यानी जो हमारा प्रतिरोध होता है वो लंबाई पर निर्भर करता है और क्या निर्भर करता है, क्षेत्रफल पर। और इस बात को ध्यान देना है, क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है, लंबाई पर भी, और पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है कि प्रकार जो पदार्थ है उसकी प्रकृति कैसी है। आप समझ लिए कोई इंसुलेटर है, प्लास्टिक की बात कर लें तो उसमें ऑब्वियस सी बात है भर भर के प्रतिरोध इतना होता है कि करंट फ्लो ही नहीं होगा, लेकिन अगर लोहे की बात कर लें तो कम होता है। ऑब्वियस सी बात है, डिपेंड करता है कि पदार्थ का नेचर कैसा है, ठीक है, पदार्थ की प्रकृति कैसी है। होपफुली दोस्तों आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। प्रतिरोध के बारे में आप लोग जानते होंगे, प्रतिरोध का जो सिंबल होता है कुछ इस तरीके से होता है, आप लोगों ने देखा होगा। और इसका ठीक है इस तरीके से, और इसका जो रिप्रेजेंट किया जाता है किससे, आर से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। अब आप लोगों ने एक फॉर्मूला देखा था आर आई वी बराबर क्या होता है आई आर, तो आर बराबर हमारा क्या हो जाता है, आर बराबर हो जाता है वी अपॉन आई। और हम बात करते हैं प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, वो ओम होता है दोस्तों, ओम होता है। ये क्वेश्चन आपके पेपर में बहुत पूछा जाता है। और अदर मात्रक आपका क्या हो जाएगा, वोल्ट। देखिए ना फॉर्मूले से, अब देखिए एक मिनट, यहाँ पर इसका जो मात्रक हो जाएगा क्या, वोल्ट। अब आप यहाँ पर देख पाएंगे क्योंकि आर बराबर होता है वी अपॉन आई, तो वी का मात्रक हो जाएगा वोल्ट और आई का मात्रक क्या हो जाएगा, एम्पियर। तो यानी इसका जो मात्रक हो जाएगा वोल्ट प्रति एम्पियर हो जाएगा, किसका मात्रक, प्रतिरोध का। और ओम तो होता ही है, फॉर्मूला आपने देखा आर बराबर वी अपॉन आई होता है, किससे प्रदर्शित करते हैं, आर से। किस तरीके से कार्य बनता है ये सारी चीजें मैंने आपको बता दिया, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस क्रिया में ऑक्सीजन हवा में मुक्त होती है। ये क्वेश्चन आपका केमिस्ट्री से रिलेटेड है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो क्या क्वेश्चन सिंपल है, पूछा भी है कि किस प्रक्रिया के द्वारा ऑक्सीजन निकलती है, यानी कि O2 किस प्रोसेस के थ्रू रिलीज होती है। तो होपफुली दोस्तों ये बातें आपको सबको पता होगी कि ये रिलीज होती है फोटोसिंथेसिस के थ्रू, यानी कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ऑक्सीजन निकलती है, ठीक है। अब ये बातें सभी को पता है मेरे भाई, ठीक है, ये बातें सभी को पता है। अब सपोज करो आपने देखा होगा कि ठीक है ये क्या होती है, ये पत्ती है, ठीक है, ये पत्ती है, पत्ती इतनी अच्छी बनी नहीं लेकिन इसको हम अच्छी बना देते हैं। चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं, मान लीजिए क्या है हमारी, ठीक है, ये पत्ती है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ये हमारी पत्ती है। अब यहाँ पर हम बात करें कि इसमें आप देखते होंगे, ठीक है, अब इसमें आप देखेंगे इसमें क्या होता है, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे क्या होते हैं, छिद्र होते हैं। तो ये जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं दोस्तों, इनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है, छोटे छोटे छिद्रों को स्टोमेटा बोलते हैं,
इनको क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोला जाता है, या फिर इन्हीं को बोलते हैं पर्णरंध्र। ठीक है, इनको पर्णरंध्र बोलते हैं। अब होता क्या है, यहाँ पर क्या होता है, सूर्य। ठीक है, क्या होता है, सूर्य। अब ये सूर्य की किरणें जब यहाँ पर क्या होता है, पड़ती हैं। अब आप इस बात को देख पाएंगे दोस्तों कि सूर्य की किरणें जो है यहाँ पर पड़ती हैं, तो सूर्य की किरणें जब यहाँ पर पड़ेंगी तो होगा क्या। अब आपको पता है कि जो कोई पेड़ पौधा है, ठीक है, पेड़ पौधा है तो क्या करता है, नीचे उसकी जड़ें होती हैं। अब यहाँ से आप देखेंगे कि यहाँ से मान लीजिए पत्तियाँ हैं, तो यहाँ से नीचे से क्या होता है, नीचे से आपका जो जाइलम ऊतक होता है, ठीक है, जो जाइलम टिश्यू होता है वो क्या करता है, नीचे से पानी वगैरह और खनिज लवण वगैरह क्या करता है, पत्तियों तक ले जाता है। और जब पत्तियों तक ले जाता है तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि इसको मिल गया क्या, यानी यहाँ पर आप देखेंगे जो स्टोमेटा होता है, स्टोमेटा के माध्यम से क्या होता है, CO2 गैस यानी एब्जॉर्ब की जाती है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस अवशोषित की जाती है। तो यानी यहाँ पर हो जाएगा आपका CO2, और नीचे से जाइलम ऊतक क्या लेके गया है, H2 यानी कि जल लेके गया है। और यहाँ पर आपका सूर्य की किरणें यानी कि HNU, यहाँ पर क्या हो, सूर्य की किरणें यहाँ पर मिल जाएगी। अब जब सूर्य की किरणें यहाँ पर मिल जाएंगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बेसिकली आप इस बात को देख पाएंगे, यहाँ पर आपका क्या बनेगा, तो दोस्तों यहाँ पर आपका बन जाता है C6H12O6 प्लस आपका 6O2, यानी कि यहाँ पर आपकी ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है, और यहाँ 6 से हम कर देंगे गुणा। तो इस तरीके से हमारी रिएक्शन हो जाएगी बैलेंस। ये जो हमारा बना है वो क्या बना है दोस्तों, ये हमारा बना है ग्लूकोज, और ये क्या बना है, ऑक्सीजन, O2 हमारी मुक्त हुई है। देखिए, अगर आपसे ये पूछा जाता है कि पौधों का रसोई घर क्या होता है, तो पौधों का रसोई घर क्या होता है, पत्तियां पौधों का रसोई घर होती है। ठीक है, अब आपसे अगर ये पूछा जाए कि पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा सबसे पहला जो उनका उत्पाद बनता है वो क्या बनता है, तो वो आपका जो बनता है, आप यहाँ पर देख पाएंगे कि बेसिकली आपका जो ग्लूकोज बनता है, हालांकि जो ग्लूकोज होता है पहले आप लोगों ने देखा होगा एल्डिहाइड के फॉर्म में बनता है। ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या है कि आप यहाँ पर देख पाएंगे कि पत्तियां हरी क्यों होती हैं, क्लोरोफिल के कारण होती हैं। ये सारी चीज़ें आपको पता होगी मेरे भाई। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि अगर क्लोरोफॉर्म को जला, सॉरी क्या निकल रहा है मुझसे, क्लोरोफॉर्म नहीं, क्लोरोफिल को, अगर क्लोरोफिल को जला दिया जाए, क्लोरोफिल को अगर जला दिया जाए, पत्ती को जला दी जाए, तो वहाँ पर कौन सी धातु बचेगी, तो वहाँ पर दोस्तों बचेगी आपकी मैग्नीशियम धातु। कौन सी धातु, यानी कि Mg, मैग्नीशियम। अरे भाई पंजा, मैग्नीशियम धातु आपकी बचती है। होपफुली दोस्तों आपको समझ में आ गया। अब ये एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जाता है कि मान लीजिए यहाँ पर पत्तियों में भोजन बन जाता है, तो फिर पेड़ पौधों के सभी भागों तक भोजन को पहुंचाने का काम कौन करता है, तो दोस्तों नीचे से खनिज लवण और जल को ले जाने का जो काम करता है वो करता है आपका जाइलम ऊतक, लेकिन पत्तियों से बने हुए भोजन को पौधे के सभी भागों तक पहुंचाने का जो काम होता है वो आपका करता है कौन सा ऊतक, वो आपका करता है फ्लोएम ऊतक। कौन ऊतक करता है दोस्तों, फ्लोएम ऊतक करता है। ये बात आप सभी को पता होगी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और बाकी आप नोट भी कर सकते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला जो क्वेश्चन है आपका, आप देख पाएंगे यहाँ पर, धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है। यानी कहने का मतलब धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए कौन सी धातु जो है वाष्प के साथ क्रिया करेगी। ठीक है, अब देखो अगर आपसे पूछा जाए कि भैया वाष्प क्या होता है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके समझना, अगर आपसे कोई पूछ ले वाष्प का सूत्र क्या होता है ना, वाष्प का सूत्र क्या होता है, बर्फ का सूत्र क्या होता है, और जल का सूत्र क्या होता है। ठीक है, मैं इसको ना इधर लिखता हूँ, इधर 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 इधर। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछ ले वाष्प का सूत्र, ठीक है, और जल का सूत्र और बर्फ का सूत्र, तो ध्यान देना दोस्तों, सबका सूत्र होगा H2। अब आप बोलेंगे ऐसा क्यों, सबका सूत्र H2O क्यों होगा, सबका सूत्र H2O क्यों होगा। देखिए ये वाष्प है तो इसको वेपर की फॉर्म में लिख देंगे यहाँ V, और ये जल है, ये लिक्विड होता है तो यहाँ लिख देंगे L, और ये बर्फ होता है ठोस, यानी यहाँ पर लिख देंगे S सॉलिड। तो यहाँ पर H2 अगर S लिखा है तो इसका मतलब समझ जाना बर्फ है, H2 अगर L लिखा है समझ जाना जल है, H2 अगर V लिखा है समझ जाना कि ये वाष्प है। तो यहाँ पर क्या है, पूछा जा रहा है कि कौन सी धातु है जो वाष्प से क्रिया करती है और धातु ऑक्साइड बना लेती है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे दोस्तों, यहाँ पर आपका जो सही जवाब हो जाएगा, सही जवाब आपका बिल्कुल हो जाएगा एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम कैसे हो जाएगा, इस बातों को आप समझ पाएंगे, यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं। एक्चुअल में होता क्या है कि सामान्य तौर पर धातु जो होती हैं पानी के साथ प्रतिक्रिया करते हैं और धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का उत्पादन कर देते हैं। जैसे हम यहाँ पर बात करें कि एल्यूमिनियम हो गया, लोहा हो गया, जस्ता जैसे धातु ठंडे या गर्म पानी के साथ प्रतिक्रिया जो होती है ये नहीं करते हैं। क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस बात को। अगर आपसे पूछ लिया जाएगा कि एल जैसे कि कौन सी धातु हैं जो ठंडे और गर्म पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं, तो ध्यान देना है कौन सी है वो आपकी, कौन सी धातु है, एल्यूमिनियम है, और क्या है, लोहा है, और आपका जस्ता यानी कि जिंक है। ये ठंडे और गर्म जल के साथ क्रिया नहीं करती हैं, इस बात को ध्यान रखना है। लेकिन
वे धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनाने के लिए भाप के साथ क्रिया कर लेती हैं। तो जब भाप के साथ क्रिया कर लेती हैं दोस्तों, तो इस बात को आप समझ पाएंगे कि आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम हो जाएगा। अगर यहाँ पर हम रिएक्शन को लिखें तो आपका क्या हो जाएगा, जैसे हमने लिख दिया 2Al + 3H2O और यह EH2 है, और आपका क्या बन रहा होगा दोस्तों, ये बन जाएगा आपका Al2O3 प्लस क्या हो जाएगा आपका 3H2। यहाँ पर आपकी क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। और यहाँ पर आप देख पाएंगे कि Al2O3 आपका क्या है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड जिसको अपन क्या बोलेंगे, धातु ऑक्साइड। मतलब समझने वाली बात है, धातु ऑक्साइड है क्या, जब कोई धातु ऑक्सीजन से क्रिया करके यौगिक बनाता है तो उसी को हम क्या बोलेंगे, धातु ऑक्साइड। अगर OH से क्रिया करके यौगिक बनाता है उसको हाइड्रोक्साइड बोलेंगे। ठीक है, अगर सल्फर से क्रिया करता है, मान लो एकदम बात बताते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका, ये क्या हो गया पेन में है, ओ ये टच हो जाता है भाई। हाँ, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर जो है आपका क्या बोला मैंने, भूल गया मेरे भाई बिठाने के चक्कर में। चलिए कोई बात नहीं, इस बात को आपको ध्यान रखना है। हाँ, सल्फर से तो सल्फाइड हो जाएगा, जिस तरीके से वो करता है तो उसका वो क्या हो जाता है मेरे भाई, उसके लास्ट में आईडी जुड़ता है। इस बात को आपने ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन की सामान्यतः विद्युत धनात्मक तत्वों की संयोजकता होती है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं संयोजकता के बारे में। तो दोस्तों समझिए पहले इस बात को, संयोजकता का मतलब क्या होता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात कर लें संयोजकता, तो वैसे अगर हम बात करते हैं संयोजकता यानी संयोग करने की क्षमता को क्या बोलते हैं, संयोजकता। कोई आपका तत्व होता है जितने हाइड्रोजन परमाणु को जोड़ सकता है वो इसकी क्या होती है, संयोजकता। अब यहाँ पर डिपेंड करता है मेरे भाई कि उसको, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं कोई तत्व अपना स्टक पूरा करने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है या फिर जितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वो उसकी क्या हो जाती है, संयोजकता। तो आमतौर पर आप देखेंगे कि जो धातु होती हैं तो धातुओं की प्रवृत्ति क्या होती है, एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, अब ये समझना है आपको, सबसे जरूरी आपके लिए कि जैसे किसी कोई तत्व है उसके बाहरी कक्षा में, जैसे अब ये समझना 4 के इधर 4 के उधर की बात करता हूं, तो 1 2 3 4, फिर हो जाएगा 5 6 7 8। कहा जाता है मेरे भाई, कहा नहीं जाता, बिल्कुल सही बात है। इस बात को ध्यान देना है कि अगर किसी के बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है तो उसका अष्टक पूरा माना जाता है, और यही अष्टक पूरा करने के लिए जिद्दोजहद लगी होती है एलिमेंट्स में। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर किसी के बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है तो उसको निकालना आसान है, क्योंकि 1 निकाल देना उसके लिए आसान होगा लेकिन 7 लेना उसके लिए मुश्किल होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बात करते हैं सोडियम की, तो अगर हम सोडियम की बात करते हैं, इसका परमाणु क्रमांक होता है 11, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2 8 और 1 हो जाएगा। तो सोडियम के बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, अब इसको अपना अष्टक पूरा करना है, यानी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना है। तो इसके लिए 2 कंडीशन, या तो अपना बाहरी कक्षा का 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दे, या फिर कहीं से 7 ले, 7 लेने के बाद क्या बना ले, इसको 8 बना ले। लेकिन अब बात यही है कि 7 लेके जब ये 8 बनाएगा तो इसके लिए एनर्जी ज़्यादा, ठीक है, एनर्जी ज़्यादा लॉस होगी। तो अब यहाँ पर क्या करेगा, एक ये निकाल देगा, तो क्या हो जाएगा 2 8 हो जाएगा, और जितने इसने 1 निकाला था इसलिए सोडियम के ऊपर क्या आ जाएगा, 1 पॉजिटिव चार्ज आएगा। मैग्नीशियम 2 निकालेगा, एल्यूमिनियम 3 निकालेगा, इस तरह कैल्शियम आप भी देखेंगे 2 निकालेगा। तो इस तरीके से जो एलिमेंट्स होते हैं जिनके बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये ईजिली इलेक्ट्रॉन को क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, ईजिली इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं। तो आसानी से निकाल देने के कारण जो होते हैं ये आपका धनायन बना लेते हैं। तो दोस्तों होपफुली आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, जो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल प्यारा जवाब हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3 जिसकी संयोजकता होती है वो क्या होते हैं, विद्युत धनात्मक होते हैं। और विद्युत ऋणात्मक कौन होते हैं, जिनकी संयोजकता होती है 5 6 और 7। वैसे 5 6 7 किसी की संयोजकता नहीं होती, ये होते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। अगर किसी के संयोजी इलेक्ट्रॉन 5 है 6 है 7 है तो उसकी जो संयोजकता हो जाएगी 3, अगर किसी के 6 तो उसकी संयोजकता 2, और किसी के 7 है तो उसकी संयोजकता हो जाएगी 1। लेकिन इस बात को ध्यान रखना, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। यानी कहने का मतलब क्या है, अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 5 6 7, क्योंकि संयोजकता जो निकाला जाता है आपको पता होगी, संयोजकता की अगर हम बात करें तो संयोजकता निकालने का 2 तरीका होता है। अगर हम यहाँ पर बात करें दोस्तों, संयोजकता निकालने का 2 तरीका होता है। पहला तो ये, अगर किसी के बाहरी कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी संयोजकता वही होती है, 1 है तो 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3। लेकिन अगर किसी की बाहरी कक्षा में 4 है 5 है 6 है 7 है, ठीक है 7 है या फिर 8 है, तो अपन क्या करते हैं, इसको 8 - n का फॉर्मूला लगाते हैं। अगर 8 - n का मतलब, अगर बाहरी कक्षा में 4 है तो आप 4 घटाइए कितना आएगा 4, अगर बाहरी कक्षा में 5 है तो आप 5 घटाइए कितना आएगा 3, 6 है तो कितना आएगा 2, 7 है तो कितना आएगा 1, 8 है तो कितना आएगा 0। ठीक है, इस तरीके से आप चीज़ों को समझ पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है आपका वो भी बायो से रिलेटेड है, ठीक है, बॉटनी से रिलेटेड है। यहाँ पर बात करेंगे प्रजनन की एक विधि जिसमें पौधे के किसी भाग से नए पौधे का विकास होता है कहा जाता है। ठीक है, यानी
प्रजनन की एक ऐसी विधि जिसमें पौधे के किसी एक नए भाग से, मतलब पौधे का कोई एक भाग हो, मतलब कोई भाग आप तोड़ लीजिए और उससे एक नए पौधे का विकास हो जाए। तो उसको बचपन में इस चीज़ को आपने किया होगा, कोई फूल वगैरह पौधे वगैरह की डालियाँ आपने तोड़ के लाया, उसको आपने क्या कर दिया, लगा दिया, काट के लगा दिया। इस तरीके से चीज़ों को आपने देखा होगा मेरे भाई। तो यहाँ पर जो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कायिक प्रवर्धन। यानी हम बात करते हैं कायिक प्रवर्धन क्या है, तो कायिक प्रवर्धन पादप प्रजनन की वह प्रक्रिया है जहाँ पितृ पौधा, यानी जिसको आपने काटा है, ठीक है, पितृ पौधा जो होता है अधिक पौधों का उत्पादन करता है। ये टुकड़े जिन्हें कटिंग के रूप में जाना जाता है, जड़ को जीवित रखने में सक्षम और माली के बिना अधिक हस्तक्षेप के पूर्ण पौधों में ये क्या हो जाते हैं, विकसित हो जाते हैं। तो बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा कायिक प्रवर्धन। ठीक है, होपफुली दोस्तों बातें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। तो जो अगला प्रश्न है आपका वो ये है कि निम्नलिखित किस माध्यम में ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है। दोस्तों आप सबको पता होगा कि सबसे ज्यादा जो निर्वात में तो ध्वनि चल नहीं सकती। ठीक है, जहाँ हवा नहीं है वहां पर ध्वनि बिल्कुल हो ही नहीं सकती, क्योंकि हवा मतलब जो ध्वनि होती है, ध्वनि कैसी होती है, ध्वनि जो होती है वो अनुदैर्ध्य तरंग होती है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है दोस्तों, एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। आपसे पूछ लिया जाएगा ध्वनि कैसी तरंग है, तो ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग होती है। अनुदैर्ध्य तरंग, अब यहाँ पर इसके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, माध्यम की आवश्यकता होती है। लेकिन अगर बात कर ली जाए प्रकाश की, तो प्रकाश को माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश कैसी होती है, प्रकाश जो होती है अनुप्रस्थ तरंग होती है। प्रकाश कैसी तरंग होती है, अनुप्रस्थ तरंग होती है। ये क्वेश्चन ना जाने कितनी बार बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। फिलहाल यहाँ पर जो मेन मोटो क्वेश्चन का वो ये है कि निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है। तो दोस्तों सबसे ज्यादा जो गति होती है वो ठोस में होती है, और ठोस में किसमें अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा जो होती है वो आपका दोस्तों इस्पात में होती है, यानी कि स्टील में सबसे ज्यादा ध्वनि होती है। इस बात को आप सभी को ध्यान रखना है मेरे दोस्तों। ठीक है, होपफुली आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। नॉर्मल अगर ध्वनि की वायु की बात करते हैं तो लगभग इस्पात में 17 गुनी ज्यादा ध्वनि इसमें चलती है। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगला क्वेश्चन, जिसमें मैंने ऑप्शन रखना भूल गया, रखा ही नहीं, जो भी है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं पृथ्वी का जो द्रव्यमान है, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है दोस्तों, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 6 × 10⁻24 किलोग्राम। ये पृथ्वी का क्या हो जाएगा, द्रव्यमान हो जाएगा। होपफुली आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। यहाँ पर हम बात करते हैं कोई बल। ठीक है, कोई बल 1.0 किलोग्राम पिंड की, अच्छा आपसे पूछ लिया जाएगा पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है, तो क्या होती है 6400 किलोमीटर होती है। इस बात को आप सभी ने ध्यान रखना है। यहाँ पर हम बात करते हैं कि कोई बल 1.0 किलोग्राम पिंड की गति को 4 मीटर प्रति सेकंड से 8 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ा देता है। बल द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर यह है कि पूछा है भाई कि कोई बल 1 किलोग्राम पिंड की गति को 4 मीटर प्रति सेकंड से 8 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ा देता है। यानी पहले उसका जो वेग था वो 4 मीटर प्रति सेकंड था, 4 मीटर प्रति सेकंड था। और उसका जो वेग है बढ़ करके कितना हो गया, 8 मीटर प्रति सेकंड हो गया। अब उसका जो द्रव्यमान है वो कितना है दोस्तों, वो 1 किलोग्राम है। ठीक है, 1 किलोग्राम है। अब पूछा है कि कितना कार्य किया गया। दोस्तों एक बात को ध्यान रखना, जो किया गया कार्य होता है, किया गया कार्य जो होता है वो किसके बराबर होता है दोस्तों, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के। ठीक है, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। तो अब गतिज ऊर्जा में परिवर्तन का सूत्र क्या होता है दोस्तों, आप लोगों ने सुना वो देखा होगा, के बराबर क्या होता है, के बराबर होता है हाफ mv²। क्या होता है, mv²। लेकिन mv², यहाँ पर दो वेग हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं mv-u², क्योंकि ये पहला बार शुरुआत का हो जाएगा और ये अंतिम वेग हो जाएगा, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप इसका भी स्क्वायर कर रहे होंगे, आप इसका भी स्क्वायर कर रहे होंगे, तो क्या हो जाएगा 1/2, और यहाँ हो जाएगा आपका m की जगह पर क्या रख रहे होंगे, आप 1 रख रहे होंगे, और v का स्क्वायर कितना, v 8 × 8 = 64 हो जाएगा, और u की स्क्वायर मतलब इसको आप u मान लीजिए पहला, तो 4 × 4 = 16 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि आपका ये कितना हो जाएगा, 64 में से 16 गया, कितना बचेगा 48, और नीचे आपका 2 काट दीजिए, कितना आ जाएगा 24। तो 24 जूल आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज के भी क्लास में हमने केवल 10 क्वेश्चन लिया था। ठीक है, होपफुली दोस्तों आपने क्लास को एंजॉय किया होगा। क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए आप लोग उसको भी बताइएगा। ठीक है, कोई सजेशन हो तो वो भी आप बताइएगा। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, लव यू ऑल।